नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे 9 चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। तो पहले तो हम चैप्टर के नाम को समझेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। शासक आप सबको पता है, शासक का मतलब होता है राजा, और इतिवृत्त जो है उसका मतलब होता है इतिहास। जैसे कि जो मुगलों की किताबें होंगी या उनके समय के जो भी ग्रंथ होंगे, बुक्स वगैरह जितनी भी होंगी जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है, उसको कहेंगे हम इतिवृत्त। तो चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। तो इसमें हमें मुगल राजाओं के बारे में यानी मुगल शासकों के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि उनकी प्रमुख किताबें कौन कौन सी थी और किस किस भाषा में वो लिखी गई थी। ये सारी बातें हमें उस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो राजा के बारे में और इतिवृत्त यानी उनकी किताब वगैरह जो हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं शासक से। शासक का मतलब क्या है? राजा। तो मुगल भारत में कब आए, पहला राजा कौन था, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। हम अभी चलते हैं भारत से बाहर वाले एरिया में, क्योंकि जो मुगल है वो भारत के तो थे नहीं, वो भारत से बाहर से आए थे। तो सबसे पहले देखो कि मुगल जो है वो कहाँ से आए। अब ये है हमारा भारत। भारत से ऊपरी साइड जो है एरिया पड़ता है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान वाला पूरा एरिया, उससे ऊपर वाला एरिया भी, इस एरिया में क्या था, एक राजा का राज हुआ करता था। बहुत ही खूंखार राजा था, उसका नाम था तैमूर। क्या नाम है? तैमूर। ये एक बहुत ही खूंखार राजा था और इतना खूंखार इसको माना जाता था कि ये ज़िंदगी में कभी नहीं हंसा, ऐसा लोग कहते थे कि इतना खूंखार था। आज तक ये मतलब किसी को देखकर हंसा भी नहीं, इतना मतलब लोगों को मारने पे रहता था हमेशा। तो तैमूर जो है उसने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया उज्बेकिस्तान वाली साइड पे। ठीक, उस पूरे प्रदेश को फरगना बोलते थे उस टाइम पे। तो फरगना वाले पूरे एरिया पे तैमूर लंग नाम है इसका, तैमूर लंग का शासन हुआ और बहुत बड़ा ये राजा हुआ। तैमूर लंग ने भारत पर एक बार अटैक किया था 1398 में। कब? 1398 में। तो हमें पता चल गया कि एक राजा हुआ है बहुत बड़ा जिसका नाम है तैमूर लंग। बहुत ही खूंखार राजा था, बहुत सारे एरिया को इसने जीता था। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इसके जो बेटे आए तैमूर के, उन्होंने राज किया। ऐसे ही चल चल के इनकी पीढ़ी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था बाबर। क्या नाम है? बाबर। वैलेंटाइन डे का दिन था 14 फरवरी। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? फरगना में हुआ है। तो जैसे ही बाबर बड़ा हुआ, लगभग 12 साल का ही था ये केवल, इसने अपना राजपाट शुरू कर दिया था संभालना, और बहुत बड़ा एक ये योद्धा था। तो बाबर जो है उसका जन्म वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ है, यानी 14 फरवरी 1483 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? फरगना में। अब फरगना में इसने अपना राजपाट शुरू किया। उसके बाद भारत के बारे में सभी लोगों ने सुन रखा था। तो बाबर जो है, बाबर ने भी भारत के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि भारत जो है मतलब खजानों से भरा हुआ देश है, इसीलिए इसने भारत पे अटैक करना चाहा। अब आ जाओ अब भारत में। हमें पता चल गया कि बाबर नाम का एक राजा है। कहाँ पे? फरगना में। तो बाबर फरगना में राजपाट कर रहा है। तो बाबर भारत में क्यों आया? इसके दो रीज़न थे। पहला तो मैंने आपको बताया, भारत को लूटने के लिए। अब दूसरा क्या रीज़न था? देखो, हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तानों के बारे में। दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी राजा था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जब राजपाट यहाँ पे दिल्ली में चल रहा था, उसी समय पर बाबर ने अटैक किया था। तो यहाँ के जो लोग थे, जैसे कि जो रिलेटिव थे इब्राहिम लोदी के, जैसे घर परिवार वाले थे, उनका एक भतीजा भी था, वो उसे गद्दी से हटाना चाहते थे और ख़ुद राजा बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने किसको बुलाया? बाबर को इनविटेशन दिया। एक और आदमी था राजस्थान जो है, यहाँ पे जो राणा हुए हैं बहुत बड़े, राणा सांगा, आपने नाम सुना भी होगा। तो राणा सांगा भी नहीं चाहते थे इब्राहिम लोदी राजा बने। तो इसीलिए क्या किया, इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए राणा सांगा ने और जो इब्राहिम लोदी है उसके फैमिली रिलेटिव्स ने मिलकर बाबर को भेजा इनविटेशन कि
बाबर यहाँ पे आओ और अटैक करो दिल्ली पर और इसको गद्दी से हटाओ। उन्होंने सोची थी कि ये आएगा बाबर, अटैक करेगा, लूट मार करके वापस चला जाएगा और हम यहाँ पे राज करेंगे। तो इसी इन्विटेशन पर और भारत को जो खजाना है उसको लूटने के लिए बाबर आया 1526 में। कब आया? 1526। डेट नहीं भूलोगे, बिल्कुल भी याद रखनी है हमेशा। क्या है? 1526 अप्रैल का महीना था, 1526वां साल था। बाबर भारत में आया, आते ही उसने सीधा लोदियों पर आक्रमण कर दिया। केवल 4000 लोग अपने साथ बाबर लेकर आया था और जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उसके पास लाखों की सेना थी और हाथी घोड़े भी थे उसके पास। बाबर जो है उसके पास हाथी वगैरह कुछ नहीं थे, 4000 लोग थे केवल वो। पर उनकी 3 स्पेशल बातें थी, बहुत ही खतरनाक चीज़ थी उनके पास। उनके पास थी तोप। तो उस टाइम के समय में जो है तोप होना मतलब सीधी सी बात है, लड़ाई में वो आदमी जीतेगा ही जिसके पास बारूद हो। तो बाबर जो है उसके पास तोप भी थी और बंदूकें भी थी। तो इन दोनों चीज़ों का प्रयोग बाबर ने अपने युद्ध में किया। उसके अलावा उसके पास एक बहुत ही बड़ा तीर भी था। उस तीर को बाबर, मतलब इतना भयंकर तीर था वो बाबर, अगर उसको मारता था ना तीर को, तो जो ढाल होती है, ऐसे ढाल पकड़ते हैं, तो उस ढाल के भी अंदर आर पार 4-5 इंच लगभग इतना वो तीर अंदर चला जाता था। तो ये 3 खासियत थी बाबर के पास और वो कुशल योद्धा तो थे ही। तो इसी वजह से बाबर आया अप्रैल में भारत 1526 में। उसने बारूद का प्रयोग किया युद्ध में और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अपनी थोड़ी सी सेना के साथ एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया उसने। अब ये युद्ध कहाँ पर हुआ? आप सब ने सुना होगा, पानीपत की लड़ाई। तो यह है पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई है 1526 में अप्रैल के महीने में। 21 तारीख थी उस दिन और पानीपत की लड़ाई हुई है। तो 21 अप्रैल 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई हुई। किसके किसके बीच में हुई? डेट बिल्कुल याद कर लो, लिख लो इसको कॉपी में। 21 अप्रैल 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। और इससे जो है दिल्ली का या पूरे भारत का रूप ही बदल गया, क्योंकि अब यहाँ पर कौन आ गए? नए राजा। तो बाबर आया यहाँ पे, आते ही उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया। अब इब्राहिम लोदी तो गया, अब राजा बना बाबर। वो जो लोगों ने सोची थी कि हम राजा बनेंगे, तो उनका सपना तो पूरा हुआ नहीं। बाबर यहीं पर बस गया और यहीं पर अपना जो है राजपाट उसने शुरू कर दिया। तो 1526 वो साल है जब भारत में मुग़ल सल्तनत शुरू हुई है, यानी मुग़ल राजाओं का राज शुरू हुआ है। डेट याद रखोगे, 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। क्लियर? तो बाबर आया, उसका राजपाट शुरू हुआ। मुग़लों का पहला राजा कौन हुआ? बाबर। हमें पढ़ना है किसके बारे में था? मुग़ल राजा कौन कौन है। तो पहला राजा कौन हुआ? बाबर। क्लियर? अब बाबर की हमें 4 लड़ाइयाँ याद रखनी है। पहली तो आप सबको पता चल गई पानीपत की लड़ाई। उसके बाद जो है उसने लड़ाई लड़ी खनवा की लड़ाई। उसके बाद उसने लड़ाई लड़ी चंदेरी की। उसके बाद उसकी आखिरी लड़ाई थी घग्गर की लड़ाई। अब साल याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये लगातार अगले अगले साल लड़ी है। 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, उसके बाद अगले ही साल 27 में ये वाली लड़ाई, उसके बाद 28, 29 ऐसे करके उसने लगातार, मतलब जब तक जिंदा रहा हमेशा लड़ता रहा। क्योंकि क्या हो रहा था, जब उसने दिल्ली में अपनी राजपाट शुरू किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो और जितने भी छोटे राजा थे, जैसे मैंने राणा सांगा के बारे में बताया, और भी जितने रजवाड़े थे, वो सभी बाबर के खिलाफ हो गए। इसीलिए वो क्या करते थे? बाबर से युद्ध करते थे, उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। तो इसीलिए बाबर को बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ी भारत में, पर वो सभी लड़ाइयों में जीता है और उसने एक नए राज्य की स्थापना की है। वो थे मुग़ल लोग जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया। तो पता चल गया। अब बात आती है कि इन लड़ाइयों को याद कैसे रखें। तो बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन याद करो आप, पान खा चल घर। डेट तो हमें याद है 26, 27, 28, 29 सीधा बोलना है हमें। याद क्या करेंगे हम? पान खा चल घर। पान से पानीपत, खा से खनवा, चल से चंदेरी और घर से आपको याद आ जाएगा घग्गर। तो ऐसे ही बिल्कुल शॉर्टकट से आप ट्रिक याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है, याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो। तो आपको ये चारों नाम जो है सीक्वल में याद हो जाएंगे कि पहली लड़ाई कौन सी थी, उसके बाद वाली कौन सी थी। ठीक, तो आप ऐसे याद कर लो, पान खा चल घर यानी पानीपत, खनवा, चंदेरी और उसके बाद
आखिरी आई हमारी घग्गर वाली लड़ाई। तो 26, 27, 28, 29 ये 4 साल बाबर लड़ा। उसके बाद बाबर के अगले साल डेथ हो गई थी, तो बाबर फिनिश। अब बना बाबर का बेटा राजा जिसका नाम था हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। तो आइए नज़र डालते हैं हुमायूं के जीवन के किस्से पर। आखिर क्यों इसे एक बदनसीब राजा कहा जाता है। हम जान चुके हैं कि बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद 1530 तक राज किया। उसके बाद 1530 से 1540 के दौरान हुमायूं गद्दी पर बैठा, परंतु गद्दी मिलते ही हुमायूं को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा विद्रोह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अफ़गान था और उसने 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया और उसे गद्दी से उतार फेंका। उसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। वह दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। वह लगातार 15 सालों तक युद्ध करता रहा, पर वह एक भी युद्ध जीत ना सका। वह हर युद्ध में असफल हुआ। उसके बाद 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद हुमायूं ने अपनी गद्दी दोबारा से हासिल की और 1555 में वह दोबारा राजा बना। परंतु उसकी खराब किस्मत की वजह से राजा बनने के बाद कुछ ही समय के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई और दोबारा अफ़गानों ने कब्जा स्थापित कर लिया। उसके बाद अब आता है तीसरा राजा अकबर। क्या नाम है? अकबर। अकबर जो है, अकबर के बारे में आप सभी को पता होगा। मुगलों में सबसे महान राजा कहे जाते हैं अकबर। तो पहला था बाबर, दूसरा था हुमायूं, तीसरा आया है अकबर। अकबर जो है उसका जन्म जो है 1542 में हुआ था, जब हुमायूं जो है वो इधर उधर मतलब बेचारे लड़ाई अपने संघर्ष उसका चल ही रहा था। तो 1542 में अमरकोट नामक जगह पर जब हुमायूं भाग ही रहा था, मतलब छिप रहा था उनसे, उनकी सेना से, शेरशाह सूरी की, तो उस समय पे अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद जब अकबर लगभग 14 साल का ही था केवल, उसने लड़ाई लड़ी थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली 1526, दूसरी आएगी एग्जैक्ट 30 साल बाद। याद रखना डेट, पहली 1526 में। अब 30 साल कैसे होंगे? 26 था, 36 हुआ, 46 हुआ और 56। तो 56 में लड़ाई हुई पानीपत की सेकंड लड़ाई, और अकबर ने लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ लड़ी? जो शेरशाह सूरी था उसका जो सेनापति था, हेमू नाम था उसका, तो हेमू के खिलाफ लड़ाई लड़ी अकबर ने। तो अकबर वर्सेस हेमू, दूसरी पानीपत की लड़ाई। क्लियर? पहली थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर ने मुगलों का राज जमा दिया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं लड़ा बहुत सालों तक, उसको राजपाट नहीं मिल पाया। फिर आया अकबर 1556 में। तो अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और उसके बाद अकबर की जीत हुई, और इसी जीत के साथ मुगल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बस गए और पूरे देश पर उनका राज शुरू हुआ। तो अकबर है पहला राजा जिसने बिल्कुल ढंग से मुगलों की नींव रखी है। तो बाबर ने स्टार्टिंग की है पानीपत की पहली लड़ाई से, उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, उसके बाद लगातार मुगलों का राज चलता रहा। तो तीसरा राजा हुआ अकबर। अकबर के बाद जो आया वो आया जहांगीर। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां के बाद एक बड़ा राजा आया औरंगजेब। तो ये राजा आपको याद रखने हैं बस, और ज़्यादा नाम आपको याद नहीं रखने। इनके बाद भी कुछ राजा हुए हैं, वो मतलब छोटे राजा थे, उनकी कोई पावर नहीं रह गई थी, अंग्रेज आ चुके थे भारत में, उन्होंने अपना रूल फैला लिया था। तो ये जो राजा हैं इनके बाद, औरंगजेब के बाद, ये कोई काम के नहीं है, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखने। बस आप एक राजा का नाम याद रख लो, बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर, दूसरे वाला, सेकंड। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। उसमें जो मेन लीडर थे वो यही थे, बहादुर शाह जफर। तो हमें याद रखने हैं 6 नाम। क्या क्या? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, और लास्ट में आप एक और नाम याद रख सकते हो, बहादुर शाह जफर। अब इनके जो नाम है इनको आप याद कैसे रखोगे? अब आप बताओ देश में किसकी सरकार चल रही है? भाजपा की चल रही है ना, तो आप ऐसे ही भाजपा की बजाय एक नाम याद रख लो, बादशाह। क्या रखोगे याद? बादशाह, BHAJSA, भाजपा की बजाय बादशाह। तो बादशाह आप ऐसे लाइन में लिख लो हमेशा, आपको फिर सीरियल वाइज ये नाम याद रहेंगे। पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो ऐसे आप बादशाह याद कर लो, फिर आप सीक्वल से इसके नाम हमेशा याद रख पाओगे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर,
शाहजहां और औरंगजेब। ये थे 6 राजा जो कि मुगलों में सबसे मेन राजा हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अब हमने पढ़ लिया कि कौन कौन मुगलों में राजा थे। तो जो शासक वाला टॉपिक था वो हमारा खत्म हुआ। इसके साथ साथ साइड में आपको ये जो इनके ईयर हैं जब इन्होंने शासन किया वो लिखे हुए आ रहे हैं। 2 के तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। पहला जो है वो है बाबर, 1526 से लगभग 1530 तक इसने राज किया, तो इसका आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अकबर का। तो अकबर की लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर जो है उसने राज किया है। ठीक, तो 1556 से 1605 अकबर का राज, 1526 से 1500 लगभग 30 तक किसका राज? बाबर का राज। तो ये 2 आप अच्छे से याद करोगे, इनको तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। बाकी आपको सभी याद करने चाहिए, पर अब अगर आप 12th क्लास में अभी नहीं करना चाह रहे तो काम चल सकता है, पर मैं चाहता हूं कि आप सभी नाम और डेट अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है सिर्फ 12th क्लास ही नहीं, आप जब भी जैसे ग्रेजुएशन करोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आप MA भी करोगे, कुछ भी आप करोगे, ये टॉपिक हमेशा आएंगे आपकी बुक जो सिलेबस है उसमें। ठीक, तो मुगल हुए, अगले जितने चैप्टर आएंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जो 12th क्लास का सिलेबस है ना, बहुत अच्छा सिलेबस है और ये बेस आपका हिस्ट्री का। यही चीज़ें आपको आगे पढ़नी है हमेशा, कुछ नया नहीं आने वाला, यही टॉपिक आएंगे, थोड़ा बहुत और डीप में दे दिया। बाकी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर लेना, आपको हिस्ट्री में हमेशा यही टॉपिक पढ़ने हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं शुरू से। क्लियर? तो अच्छे से इनको लिखकर आप याद कर लें कि कौन सा राजा कब आया, कौन सी लड़ाई कब हुई। तो रिवाइज करा देता हूं एक बार। 6 मेन राजा हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लड़ाई है 2 फेमस। पहली पानीपत की लड़ाई जो हुई थी 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी में। उसके बाद दूसरी हुई थी 1556 में। 1556 में लड़ी थी अकबर ने हेमू के साथ। तो ये 2 लड़ाई आप अच्छे से याद रखोगे। तो ये थी पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई। क्लियर यहाँ तक? तो शासक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे मुगलों के दरबार के बारे में कि राजा जो हैं उनका दरबार कैसा होता था। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि मुगल दरबार के बारे में बताइए। तो अब शुरू करते हैं मुगल दरबार। मुगल दरबार जो है उसमें आप सबसे पहले बताओगे डेली के काम और स्पेशल फंक्शन वाले काम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मुगल दरबार जो है, जो दरबार लगता था उसमें डेली क्या क्या काम होते थे। तो सबसे पहले राजा जो है वो उठता था, उठकर अपने डेली काम करता था, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना, ये काम राजा करता था। उसके बाद जो राजा तैयार होकर नहा धोकर सीधा आता था झरोखा दर्शन में। याद रखना क्या लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे? झरोखा दर्शन। अब झरोखा दर्शन का मतलब है कि राजा खिड़की में आता था और खिड़की में आकर जो उसकी प्रजा है उसको हाथ हिलाता था ऐसे। जैसे सलमान खान को आपने देखा होगा, अपने घर की खिड़की में निकलकर ऐसे करता है ना हमेशा फैंस को। शाहरुख खान भी ऐसे, अमिताभ बच्चन भी। तो वो इसी तरीके से जो है मुगल राजा सुबह तैयार होकर हमेशा डेली, अकबर ने शुरू की थी एक चीज़, तो अकबर जो है वो तो करता ही था, उसके बाद वाले राजा भी करते थे। तो मुगल राजा जो हैं वो सुबह उठकर खिड़की से बाहर आकर हमेशा क्या करते थे? ऐसे हाथ हिलाते थे। तो ऐसे होता था झरोखा दर्शन। क्लियर? पहला काम हमें पता चल गया कि दरबार में पहला काम होता था झरोखा दर्शन। अब 1 घंटा ये चलता था, तो 1 घंटे तक इंटरेक्शन हो रहा है राजा में और आम लोगों में। तो ये हुआ झरोखा दर्शन। उसके बाद राजा जाता था दीवाने आम में। कहां पर? दीवाने आम। नाम से पता चल रहा है, आम लिखा हुआ है इसमें, आम। तो आम का मतलब क्या होता है? कॉमन चीज। तो कॉमन बातें होती थी इसमें, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, राजा दरबार में बैठा हुआ है, कोई आते हैं। अकबर बीरबल की कहानी में आपने देखा होगा कि कोई आदमी आया है, उसकी सुनवाई करनी है, कोई बता रहा है, कोई डांस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है दरबार में। तो ये सारे काम होते थे दीवाने आम में। अब राजा यहाँ पे रुकता था 2 घंटे। पहले झरोखा दर्शन में 1 घंटा, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे गया? वो दीवाने आम में। तो दीवाने आम में जाकर राजा बैठता था और सामने पूरी प्रजा लगती थी और ऐसी प्रजा की बातों को वो सुनता था और सारी बातें वो आपस में करते थे। तो दीवाने आम में गया। उसके बाद आता था दीवाने खास। अब नाम से ही पता चल रहा है, वो तो आम था, ये क्या है? खास है। तो इसमें खास खास बातों पर बातचीत राजा करता था। राजा के स्पेशल मंत्री बैठते थे, एक जैसे कि खुफिया मीटिंग होती है ना, जैसे नरेंद्र मोदी मीटिंग बुलाएं, सारे बड़े बड़े ऑफिसर जाएं उसमें, बिल्कुल ऐसे ही खुफिया बातों पर राजा जो मीटिंग करता था वो मीटिंग होती थी दीवाने खास में। कहाँ पे? दीवाने खास में। तो पहले झरोखा दर्शन 1 घंटा बिताता था,
उसके बाद राजा जो है वो जाता था दीवाने आम में, 2 घंटे वहां पर बिताता था। उसके एग्जैक्ट बाद जाता था राजा दीवाने खास में। ठीक, दीवाने खास में सारी खुफिया बातों पर बातचीत राजा करता था। उसके बाद राजा जो है वो अपने डेली जो काम वगैरह है वो करता था। तो ये था सबसे मेन मुगल दरबार। अब इसी में एक चीज़ और आएगी, वो है अभिवादन के तरीके, यानी दरबार में जो लोग हैं वो किस तरीके से राजा को नमस्कार करते थे या किस तरीके से अपनी रिस्पेक्ट दिखाते थे। तो सबसे पहला तरीका आएगा सिजदा। क्या है? सिजदा। सबसे बेस्ट तरीका है ये, और इसको सबसे ज़्यादा मेन मानते थे मुगल राजा। सिजदा का मतलब होता है दंडवत लेटना, यानी कि नीचे लेट जाना, बिल्कुल पैरों में लेट जाए जो आदमी। तो सिजदा जो है वो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता था नमस्कार करने का। उसके बाद 2 तरीके और आए थे, एक है जमी बोसी और दूसरा तरीका जो है वो है 4 तस्लीम। 4 तस्लीम के अंदर जो है घुटनों पर बैठकर आदमी ऐसे कर कर अभिवादन करता था। उसके अलावा जो जमी बोसी है, इस नाम से पता चल रहा है, जमी मतलब जमीन यानी धरती को चूमना। तो राजा के जो पैर हैं उसकी जमीन को चूमना क्या था? जमी बोसी। क्लियर? तो 4 तस्लीम, जमी बोसी और सिजदा। सिजदा जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता था। तो ये थे डेली होने वाले काम मुगल दरबार में। तो दैनिक कर्म थे ये सारे। क्लियर? अब बात करेंगे खास अवसरों की कि स्पेशल ओकेजन्स पे दरबार कैसा होता था। अब मुगल राजा जो हैं वो डेली इतने अच्छे अच्छे मतलब पूरे दरबार को सजा के रखते हैं। तो स्पेशल ओकेजन जो होते होंगे, स्पेशल त्यौहार वगैरह होते होंगे, उनमें तो दरबार जो है उसकी तो मतलब शक्ल अलग ही होगी। तो बिल्कुल हमें याद रखना कि कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे और किस तरीके से वो मनाए जाते थे। तो आप ये सारे याद रखोगे। देखो, मुस्लिम राजा हैं वो, तो सबसे पहले तो उनके मुस्लिम त्यौहार मनाए जाते होंगे। तो ईद सबसे मेन त्यौहार है। उसके बाद शब बारात, ये सबसे मेन त्यौहार है। ईद, शब बारात, नया साल यानी फारसी कैलेंडर के अनुसार जो नया साल आएगा वो। उसके बाद सिंहासन रोहण की वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी, जब राजा सिंहासन पर बैठा था। तो क्या क्या हुए? ईद, शब बारात, फारसी नवरोज यानी नया साल, उसके अलावा राजा जब गद्दी पर बैठा वो वाला फेस्टिवल, उसके अलावा राजा का या किसी राजकुमार का जन्मदिन, और होली जो है वो भी मनाई जाती थी। तो इस तरीके से ये प्रमुख त्यौहार थे, ईद, शब बारात, होली, उसके साथ साथ राजा का जन्मदिन, नया साल और जो शब बारात वगैरह है ये उसके मेन त्यौहार थे। उसके अलावा शादी वगैरह जो हैं, शादी वगैरह के जो फंक्शन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनमें भी दरबार जो है बिल्कुल खिल उठता था, बहुत अच्छे से डेकोरेशन होती थी। तो एक क्वेश्चन आएगा आपका 8 नंबर में कि मुगल दरबार से जुड़े हुए जो मेन चीज़ है उसके बारे में बताओ। तो आप यही सारी बातें उसमें बताओगे। पहले तो आप दैनिक कर्म बताओगे कि पहले जरोखा में जाता था, फिर अगले दीवाने आम में, फिर दीवाने खास में, ऐसे बता दोगे। उसके बाद आप बताओगे कि विशिष्ट उत्सव जो है यानी स्पेशल फंक्शंस जो हैं उस पर कौन कौन से फंक्शन थे, ये सारे नाम आप उसमें लिख दोगे। एक नाम और ऐड कर लो इसमें, वो है तुलादान समारोह। तुलादान समारोह जो है वो राजा के जन्मदिन वाले दिन होता था। उसमें क्या करते थे, राजा को ताकड़ी में बिठाया और एक तरफ रख दिया सोने वगैरह पूरे मतलब गहने, हीरे जवाहरात, सारी चीज़ें। तो खजाने से राजा को तोला जाता था और जैसे ही ये ऐसे तोलते थे इसको, तो जितना वेट राजा का है उतना ही धन उस तरफ रखा जाता था और इस सारे खजाने को गरीबों में बांट दिया जाता था। तो यही था तुलादान समारोह। तो इस तरीके से ये हुआ मुगल दरबार। इसके हमने स्पेशल फेस्टिवल भी पढ़ लिए और जो डेली होने वाले काम हैं वो भी पढ़ लिए। अब एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ मैं आपको, वो है शादी का। तो मैंने भी आपको बताया था कि मुगल दरबार जो है उसमें शादी वगैरह जो है वो भी बड़े ही जोर शोर से बहुत पैसा लगाकर बिल्कुल रॉयल तरीके से मनाई जाती थी। मुगल तो थे ही पैसे खर्चने में सबसे नंबर 1, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा खर्चा मुगल लोग करते थे उस टाइम पे। तो शादी हुई थी दारा सिकों की। शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा सिकों, उसकी शादी हुई थी जो है नादिरा के साथ। तो दारा सिकों और नादिरा की जो शादी है उसमें लगे थे 32 लाख रुपए। उस टाइम पे इतना बड़ा जो फंक्शन किया गया था, 32 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी। आज के तो 32 करोड़ से भी ज़्यादा है वो, इतनी पुरानी बातें हैं वो। तो इतने ज़्यादा रुपए लगाए थे उस टाइम पे दारा सिकों की शादी में। और पूरा जो महल था ना उसमें मतलब खुशबूदार मोम वगैरह, मोमबत्तियाँ लगाई हुई थी चारों दीवारों पर, मतलब बहुत पैसा खर्च किया गया था। जितने भी मेहमान थे उन सबको मेवे, पान, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें बांटी जा रही थी। तो मतलब पूरा जो दरबार है उसको बिल्कुल चमका रखा था। ऐसे हीरे जवाहरात, बहुत सारा सोना, सारी चीज़ें उस शादी में लगाई गई। तो बहुत बड़े लेवल पे फंक्शन किया गया था।
तो इसमें लगभग 32 लाख रुपए लगे थे। तो इतनी बड़ी रकम उस टाइम पे लगाई गई, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो त्योहारों को मनाते होंगे। क्लियर। तो ये था हमारा मुगल दरबार, जिसमें हमने दैनिक कर्म पढ़ लिए हैं और जो स्पेशल फंक्शंस है वो पढ़ लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें, यहाँ पे पक्का 8 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राजधानियाँ। देखो हमने क्या हेडिंग बताई थी चैप्टर की, शासक और इतिवृत्त। तो जो शासक वाला टॉपिक है वही चल रहा है अभी ये, कि राजा जो है उन्होंने वो कब आए, कैसे वो अपना मुगल दरबार लगाते थे, उसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी राजधानियाँ बनाई, ये भी हमारा अगला टॉपिक है। तो राजधानी आप देखो, आप दोबारा आ जाओ बाबर पे। बाबर आया 1526 में, लोदियों की जो राजधानी थी आगरा, उस आगरा पर उसने कर लिया कब्जा। किस पर कर लिया कब्जा? आगरा पर। तो सबसे पहली राजधानी कौन सी हुई? आगरा हुई, क्योंकि जो पहले से राजधानी चली आ रही थी लोदियों की, उसी पर बाबर ने कब्जा कर लिया। तो 1526 जो है उस समय पे कौन सी राजधानी थी? आगरा थी। हुमायूं के समय पे भी आगरा ही रही। उसके बाद आया अकबर। अकबर जो है उसने 1560 में आगरा वाले किले को बनवाया है। तो इतना बहुत सुंदर और बड़ा किला अकबर ने बनवाया। कब बनवाया? 1560 में। तो अब तक क्या चल रही है? राजधानी आगरा ही चल रही है। तो हमें पता चल गया बाबर के टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे, उसके बाद जो अकबर आया है उसके समय पर भी आगरा ही राजधानी थी किसकी? मुगलों की। और 1560 में अकबर ने आगरा में किला बनवाया था, बहुत बड़ा किला, जिसे कि आगरा किला के नाम से जाना जाता है। डेट सारी आपको याद रखनी है कि 1526 में आगरा थी। उसके बाद अकबर जो था उसके समय तक भी क्या रही? आगरा ही रही। अकबर ने 1560 में किले का निर्माण करवाया। उसके बाद 10 साल बाद, 60 से बिल्कुल 10 साल बाद 70 में अकबर जो है उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया थोड़ा सा दूर। बिल्कुल आगरा जो है उससे 10-15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी सिटी पड़ती है, फतेहपुर सीकरी। अब तो वो आगरा में मिल गई, उस समय पे आगरा से अलग थी वो। तो आगरा के पास में राजधानी बनाई अकबर ने, फतेहपुर सीकरी। क्या नाम है? फतेहपुर सीकरी। तो 1560 में अकबर ने किला बनवाया था। 1570 में अकबर ने राजधानी को चेंज कर दिया, फतेहपुर सीकरी पहुंचा दी गई राजधानी। क्लियर। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या क्या बनवाया वो भी हमें पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने जुम्मा मस्जिद जो है उसके बगल में शेख सलीम जो थे, जैसे हमने पढ़ा था ना 6 चैप्टर में कि सूफी लोग जो थे, तो एक सूफी थे शेख सलीम, उनकी याद में एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा बनवाया। ठीक। तो जो ये है फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर अकबर ने सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनवाया। याद रखनी है क्या क्या कहाँ पर बनवाया। तो आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया, सफ़ेद संगमरमर वाला जो मकबरा है वो भी अकबर ने बनवाया। तो अकबर ऐसा राजा जिसने अपनी राजधानी क्या कर दी? चेंज कर दी। अब तक आगरा थी, उसने कहाँ पहुँचा दी? फतेहपुर सीकरी। याद रखोगे, पहले थी आगरा, उसके बाद कहाँ गई? फतेहपुर सीकरी चली गई। उसके बाद अकबर के समय में अकबर का राज बहुत बड़े एरिया में फैल गया था। तो अकबर जो है उसे एक बार और राजधानी चेंज करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान वाली साइड जो है, इस साइड पर बाहर से अटैक होने का बहुत खतरा था। तो अकबर, बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे वहाँ पे, तो अकबर अपनी सेना को लेकर वहाँ पे गया था और वहीं पर रुका था कई साल। तो उसने जो है राजधानी चेंज कर दी थी फतेहपुर सीकरी से, वो बना दी थी लाहौर। तो पहली आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी चले गए। वो फतेहपुर सीकरी से वो कहाँ गए? लाहौर गए। 1585 में गए वो। कब गए? 1585, 1585 में। तो 1585 में अकबर जो है उसने राजधानी को फिर से चेंज किया और राजधानी को ले गए लाहौर। उसके बाद अकबर मतलब ऐसे ही चलते रहे लाहौर आगरा। तो मेन उनकी 3 राजधानियाँ हो गई, सबसे पहले आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर में। अब अकबर के बाद वाले राजाओं की बात करते हैं। तब तक यही राजधानियाँ रही थी जो अब तक चल रही हैं। अब आया शाहजहाँ का टाइम। शाहजहाँ ने एक नई सिटी बसाई, जिस सिटी को उसने अपना ही नाम दिया, वो थी शाहजहानाबाद। क्या नाम है? शाहजहानाबाद। तो जो दिल्ली है आज, वो पहले क्या थी? शाहजहानाबाद थी। तो शाहजहाँ ने एक नया शहर बसाया, वो है शाहजहानाबाद, और यही थी मुगलों की नई राजधानी, जिसे कि 1648 में बनाया गया था। तो मुगलों ने अपनी 3 राजधानियाँ रखी हैं मेन। एक तो आगरा है, फिर फतेहपुर सीकरी थी, फिर लाहौर हुई, फिर वो लास्ट में कहाँ पर आ गए वो दिल्ली में। तो उसके बाद जितने भी राजा हैं अंग्रेजी आ जाएंगे, वो तब तक राजधानी क्या रहेगी? दिल्ली ही रहेगी।
तो शाहजहानाबाद बनाया गया। शाहजहानाबाद में एक बहुत बड़ा किला बनाया गया जिसे आप लाल किला कहते हो, और इसके आसपास चांदनी चौक बसाया गया। चांदनी चौक जो है यहाँ पे वो मुस्लिम लोग जो हैं वो रहा करते थे, तो ये बनाया गया दिल्ली में। तो अब क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि मुगलों की राजधानी, उनके हृदय स्थल कैसे थे। हृदय मतलब है दिल, तो यानी कि बिल्कुल मतलब उसे बहुत इंपॉर्टेंस क्यों देते थे वो, ऐसी क्या क्या बातें हैं। तो आप सबसे पहले क्या बताओगे, ये बताओगे कि मुगलों की राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो ये राजधानियाँ बताने के बाद आप बताओगे यहाँ पर मुगल राजाओं ने बहुत सुंदर सुंदर इमारतें बनवाई हैं और बहुत पैसा खर्च किया है इनको डेवलप करने में। तो इसीलिए ये जो राजधानियाँ हैं ये बहुत ही सुंदर थी, भव्य थी और मुगलों की हृदय स्थल थी। एग्जाम्पल देखो आप, आगरा जो है, आगरा में किला बनवाया, बहुत सुंदर किला बनवाया गया, और भी बहुत सारे किले वगैरह बनवाए गए। आगरा में हो गया बहुत सुंदर किला। उसके बाद जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पे अकबर ने एक तो संगमरमर का मकबरा बनवाया, उसके साथ साथ बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। बुलंद दरवाज़ा बनवाया, इतनी अच्छी अच्छी इमारतें अकबर ने बनवाई। उसके बाद आप दिल्ली पे आ जाओ। दिल्ली में जो है बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मुगलों ने बनवाई, जिसमें कि लाल किला एक है। उसके अलावा जो है ये पूरे चांदनी चौक को डिज़ाइन किया गया, और इनके अंदर उन्होंने 4 बाग बनवाए। 4 मतलब संख्या में 4 नहीं कह रहा मैं कि 1 2 3 4 ऐसे 4 बाग नहीं, वो हमेशा अपने जो महल है उनके अंदर बाग बनवाते थे, बहुत सुंदर सुंदर बाग। तो उन बागों को बनाने का जो पैटर्न है वो था 4 बाग। तो 4 बाग बनवाए गए, वो उसमें बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन वगैरह मुगलों ने लगवाए। तो इस तरीके से मुगलों ने बहुत सुंदर सुंदर इमारतें अपनी राजधानियों में बनवाई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुगलों की राजधानियाँ जो हैं उनके लिए हृदय स्थल थी। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन कवर करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले थे राजाओं के बारे में, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से युद्ध हुए। उसके बाद हमने पढ़ा मुगल दरबार कैसा था, 8 नंबर में पूछते हैं मुगल दरबार। उसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा है कि मुगलों की राजधानियाँ जो हैं वो किस तरीके की थी, और मतलब क्यों बहुत अच्छी वो मानी जाती थी। क्लियर राजधानी अभी। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, शासक, दरबार, उसके अलावा राजधानियाँ। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मुगलों की महिलाओं के बारे में। मुगल जो हैं उनके दरबार में मतलब जो उनकी वाइफ है, उनकी बेटियां हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। बिल्कुल लाइन से आप देखते चलें कि कौन कौन महिला इंपॉर्टेंट थी और कौन कौन जो व्यापार वगैरह है वो करती थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राजा है उसकी पत्नियों की। तो सबसे नंबर 1 पे जो पत्नी होती थी वो होती थी बेगम। कौन होती थी? बेगम। तो सबसे ऊपर आप लिखोगे बेगम। उसके बाद जो है वो होती थी अगाहा। क्या है? अगाहा। उसके बाद होती थी अगाचा। ये तीनों ही वाइफ हैं राजा की। क्या क्या हैं? बेगम, अगाहा और अगाचा। अब लाइन से ऐसे ही लिखो इनको, तो आपको याद रहेंगे कि लेवल क्या है इनका। बेगम जो हैं वो होती थी सबसे रिच परिवार की लेडी, जैसे कि दूसरे राजा की बेटी हुई जो बहुत सारा धन लेकर आती थी और जिन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। तो सबसे ऊपर कौन है? बेगम। उसके बाद है अगा। ये वो पत्नी होती थी राजा की जो कि ऊंचे परिवार से बिलोंग नहीं करती थी, हाई लेवल की नहीं होती थी, कम दहेज लेकर आती थी। तो इनका लेवल जो है बेगमों से नीचा होता था। पहले कौन है? बेगम। उसके बाद है अगहा। अब आती है तीसरी। ये तीसरी तो आप समझ जाओ ये कौन होंगी। ये होती थी राजा की मतलब ऐसे ही रख ली जो पत्नी, वो वाली पत्नियाँ। ठीक है, वर्ड तो यूज़ मेरे को नहीं करना चाहिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जो रखेल बोलते हैं जिसे, मतलब जिससे शादी नहीं की गई हो फिर भी उसे रख रहे हैं, तो वो उस तरीके की ये वाइफ थी सारी तीनों जो तीसरे वाली आई हैं ये। तो जो अगाचा हैं वो राजा की रखेल हुआ करती थी। इनसे राजा शादी वगैरह नहीं करते थे पर इनके दरबार में रहती थी। इन्हें जो है मंथली पैसे दिए जाते थे ऐसे रहने के लिए। ठीक है, तो पहली थी बेगम, उसके बाद है अगाहा, उसके बाद आई अगाचा। याद रखोगे तीनों। सबसे ऊंची बेगम, उसके बाद जो है अगाहा आती हैं, उसके बाद आती हैं अगाचा। तो बेगम, अगाहा, अगाचा। सबसे ऊपर बेगम, फिर अगाहा, फिर अगाचा। अगाचा जो है उनको कहा जाता है उपपत्नियाँ, यानी कि ये पत्नी नहीं होती फिर भी पत्नी की तरह राजा इन्हें रखते थे। तो इतनी रॉयल लाइफ ये जीते थे, मतलब एक से जो बहुत सारी ये पत्नियाँ रखते थे राजा। आपको पता है कैसे थे ये मुगल। तो बहुत सारी पत्नियाँ ये लोग रखते थे और उन पत्नियों में सबसे नंबर 1 पे जिनका लेवल था वो थी बेगमें। क्लियर? तो 3 हो गई। अब उसके बाद हमें अब जानने हैं प्रमुख नाम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट महिलाएं थी मुगलों के दरबार में। तो सबसे पहली आती है
हुमायूं की बहन जिसका नाम है गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है। उसने जो है बाबर वाली बुक भी लिखी है, हुमायूं नामा एक किताब लिखी है पूरी की पूरी, और वो तुर्की और फारसी दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकती थी। तो बहुत बड़ी लेखक थी एक। तो मुग़ल दरबार में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखती थी अपना गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने बहुत सारी किताबों की रचना की है। जैसे हमने पढ़ा था ना, अकबरनामा लिखी थी, तो अकबरनामा में भी हेल्प की थी इस गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो गुलबदन बेगम पहली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट महिला हुई। उसके बाद आई थी नूरजहाँ। नूरजहाँ जो है वो जहांगीर की पत्नी थी, और ये एक ऐसी महिला थी जिसने सबसे पहले जो व्यापार है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और व्यापार किया था। ईरानी थी ये मेनली, तो ईरानी रानी थी किसकी? जहांगीर की। तो नूरजहाँ भी एक इम्पोर्टेंट महिला हुई। पहली कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के बाद आई है नूरजहाँ। अब एक और है, वो है महामंगा। क्या नाम है? महामंगा। तो महामंगा जो है ये एक ऐसी महिला थी जो अकबर जब छोटा था उसके टाइम पे पूरे राजपाट को देखती थी, और अकबर जो है उसकी संरक्षक कह सकते हैं हम इसे। तो महामंगा ने अकबर को पाला पोसा है, उसे प्रशासन चलाना सिखाया है। तो महामंगा भी पूरी प्रशासन में भागीदारी रखती थी, इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हुई गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, महामंगा। क्लियर तीनों? उसके बाद आती हैं शाहजहाँ की दो बेटियां। एक का नाम है जहाँ आरा, एक का नाम है रोशन आरा। अब जहाँ आरा और रोशन आरा जो हैं ये भी व्यापार करती थी, और ये दोनों आर्किटेक्ट भी थी। ये दोनों जो है इमारत वगैरह बनवाना, बाग वगैरह बनवाना, इनके डिज़ाइन वगैरह भी तैयार करती थी। जो हमने बताया था आपको कि शाहजहानाबाद बसाया था शाहजहाँ ने, तो पूरा चांदनी चौक और दिल्ली वाला जो ये एरिया है इसका पूरा डिज़ाइन जो है जहाँ आरा ने ही तैयार किया था। उसके अलावा जहाँ आरा जो है उसे सूरत बंदरगाह से, गुजरात में जो सूरत है उस सूरत बंदरगाह से पूरा व्यापार वो करती थी, और वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती थी। जो सबसे हाईएस्ट लेवल की सैलरी प्राप्त करता था ना इसमें मुगलों के दरबार में, उसके जितनी आय जहांरा जो है वो कमाती थी अपने व्यापार से सूरत बंदरगाह के जरिए। ठीक है, तो जहांरा और रोशन आरा भी दो ऐसी महिलाएं हैं मुगलों में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और व्यापार वो करती थी। क्लियर? तो गुलबदन बेगम, महामंगा, नूरजहाँ, जहाँ आरा और रोशन आरा ये प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने मुगलों के समय में व्यापार किया या प्रशासन में भागीदारी निभाई। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मुगल दरबार में महिलाओं के बारे में बताओ, तो आप यही सारी बातें बताओगे, नाम सारे याद रखोगे, इनके बारे में ही आपको लिखना है। क्लियर? तो शुरू में तो आप बताओगे बेगम अगाचा थी, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट नाम बताओगे। इन सभी के अलावा एक नाम आप और ऐड कर लो, वो है ख्वाजा सर। क्या है? ख्वाजा सर। ख्वाजा सर कौन थे असल में? असल में ख्वाजा सर जो हैं वो हुआ करते थे हिजड़े, यानी कि जो मुगलों के दरबार में किन्नर हुआ करते थे, वो भी हम महिलाओं में ही काउंट करेंगे। तो उनका जो लेवल है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है मुगलों के टाइम पे। क्योंकि जितनी भी ये महिलाएं हैं, इनके जो सेवक होते थे, इनके जो एजेंट होते थे, वो हमेशा ये ख्वाजा सर ही होते थे। तो व्यापार में भी और सिक्योरिटी में भी और इनके साथ रहने में भी हर तरीके से जो ख्वाजा सर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जहाँ आरा हो चाहे रोशन आरा हो, सबके साथ वो रहते थे। तो जितने भी गुलाम किन्नर या हिजड़े थे मुग़ल दरबार में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे अपना। तो ये सारी बातें आप इस क्वेश्चन में लिख दोगे। क्लियर? तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो 9 चैप्टर की। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो,
जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।